नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं रविकांत त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने हूं और आज का मेरा टॉपिक है अगली कहानी यानी लाटी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनको कथा साहित्य के अंतर्गत कहानियां पढ़नी होती है ना, कथा भारती से। एक कहानी पंचलाइट का वीडियो हम लोगों ने इसके पहले बनाया था और आज दूसरा वीडियो में बनाने के लिए यहाँ पे पहुंचा हूं। कहानी का जो शीर्षक है लाटी, मानवीकरण किया गया है लाटी का। जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है, महिला पात्र है इस कहानी की, जिसका नाम ही रखा है लाटी हमारी कहानीकार ने। इस कहानी को सुप्रसिद्ध कहानीकार शिवानी ने लिखा है। सुप्रसिद्ध कहानीकार इसलिए कहा सुप्रसिद्ध कहानीकार क्योंकि कहानी के जो तत्व होते हैं और जो कहानी का जो उद्देश्य होता है, दोनों को प्रकट करने में शिवानी को अप्रत्याशित सफलता इसमें मिली है। इसलिए मैंने कहा सुप्रसिद्ध कथा लेखिका शिवानी द्वारा लिखित ये जो कहानी है ये घटना प्रधान कहानी है, यानी जो कोई घटना समाज में घटती है उसको इंगित करने वाली, उसको चित्रित करने वाली ये कहानी है। कहानी का जो पुरुष नायक है कप्तान जोशी, वो अपनी नायिका यानी अपनी पत्नी बानो से बेहद प्रेम करता है और इस प्रेम की क्या परिणति हो सकती है यह चीज वह सैनिटेरियम में सेवा करके दिखा देता है। बाद में कहानी आगे बढ़ती है और सैनिटोरियम से निकाले जाने के नोटिस की गलत सूचना पर बानो सैनिटोरियम छोड़ के चली जाती है। इसके बाद कप्तान उसके वियोग में कितना दुखी होता है इसका भी सफल चित्रण किया है शिवानी ने। और परिवार वालों के दबाव पे कप्तान जो है स्वयं प्रभा से विवाह कर लेता है। प्रभा से विवाह करने के बाद पुत्र भी उत्पन्न होते हैं और उन सब के बाद कप्तान प्रमोट होकर के मेजर बन जाता है। इसके बाद बानो उसको एक वैष्णवियों के दल में मिलती है, लेकिन उसका नाम वहां पे बदल चुका है और बानो को कप्तान तो पहचान जाता है जो कि अब मेजर हो चुका है। यद्यपि बानो उसको नहीं पहचान पाती, फिर भी कप्तान के मन के अंदर की जो कसक है, कप्तान के मंदिर का जो कष्ट है, इसका चित्रण लेखिका को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलवाया है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक बार बहुत सारा धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने जितने स्नेह, जितना प्यार बरसा करके हमारे इस चैनल को 15,500 प्लस पहुंचाया है। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जितने लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो एक बार फिर से मैं रविकांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करते हुए चलता हूं सीधे सीधे कहानी पे। देखिए, परीक्षा में इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तथ्य और कहानी के उद्देश्य से संबंधित। जैसे इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पठित कहानी का सारांश बता दीजिए, कहानी के तत्वों एवं तथ्यों पर प्रकाश डालिए, कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, नायक या नायिका का चरित्र चित्रण करिए। इस तरह के कुल 2 प्रश्न होते हैं जिनमें से किसी एक का उत्तर देना होता है और उसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहानी पे कुल 5 अंक निर्धारित होते हैं और केवल कहानी समझ में अगर आ गई तो ये 5 अंक आपके। क्लियर? तो आइए सबसे पहला जो हम अपना टॉपिक उठाते हैं वो कहते हैं पाठ का सारांश अथवा कथा वस्तु। या तो इसको पाठ का सारांश कह लीजिए, समरी ऑफ द चैप्टर, या फिर इसकी कथा वस्तु यानी इसकी कथा क्या कहती है। तो इसको हमने 4 हेडिंग में बांट रखा है। तो जो पहली हेडिंग है कि कथा नायक कप्तान जोशी की पत्नी को क्षय रोग हो जाना, इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि कथानायक कप्तान जोशी जो है ना अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है। विवाह के तीसरे ही दिन उसको युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ जाता है। कप्तान जोशी जिसका बानो से विवाह हुआ, विवाह होने के तीसरे ही दिन उसको युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ता है और जब वो युद्ध के लिए बसरा चला जाता है उस समय यानी विवाह के समय बानो की कुल उम्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में शिवानी ने इसको चित्रित करते हुए कितना बढ़िया बताया है कि परिवार के लोग यानी महिलाएं महिलाओं का किस तरीके से शोषण करती हैं, इसका स्पष्ट चित्र इन्होंने किया है। लिखती हैं शिवानी वहां पे, जिसका बानो के मुंह से उन्होंने कहलवाया है कि पति की अनुपस्थिति में उन्होंने 7-7 ननदों के ताने सुने हैं। 7-7 ननदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के हौज बुने और पहाड़ जैसी नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द की पीस करके बड़ियां बनाई।
ये शोषण का सीधा सीधा चित्रण है। कहानी अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल है कि परिवार के लोगों ने बानो का जबरदस्त शोषण किया, और इतना ही शोषण होता तो ठीक था, मानसिक प्रताड़ना भी दी गई, उसको इस बात की सूचना दी गई कि तुम्हारे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है और वो दोबारा लौट करके तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। शारीरिक प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना दोनों मिल करके बानो को इतना खोखला कर दिए, अंदर से बानो को इतना तोड़ दिए कि वो घुलते 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 चारपाई पकड़ ली। उसको टीबी रोग हो गया, उसको क्षय रोग, कहानीकार क्षय रोग करता है, क्षय का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसको ट्यूबरकुलोसिस रोग हो गया और उसने चारपाई पकड़ ली। अभी मैं आपको बताऊं, अभी तो वर्तमान में टीबी के लिए इतने ड्राइव्स चल रही हैं, इतनी ज्यादा शासन की योजनाएं चल रही हैं कि कहीं अब तो टीबी के मरीज मिलने मुश्किल हैं, बहुत कम हो गई है संख्या। लेकिन पहले संक्रमण का दायरा ज्यादा था, तब टीबी इत्यादि के मरीज बहुत ज्यादा मिला करते थे। एक संक्रामक बीमारी थी, समाज में फैलती थी, बहुत ज्यादा लोग इससे प्रभावित होते थे। वर्तमान में तो स्थितियां बहुत परिवर्तित हो गई हैं। ये उस समय की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। अगली हेडिंग मैंने बना रखी है कि कप्तान का पत्नी बानो के प्रति अगाध प्रेम। कप्तान अपनी पत्नी बानो से अगाध प्रेम करता है। जब 2 वर्ष बाद वो लौट करके घर पहुंचता है युद्ध से, और घर वालों पता चलता है कि घर वालों ने तो बानो को सैनिटोरियम अस्पताल भिजवा दिया है। सैनिटोरियम अस्पताल जहां टीबी के मरीज रखे जाते थे घर से दूर, ताकि उस टीबी की संक्रामक रोग की जो व्यवस्थाएं हैं वो दूसरे लोगों को प्रभावित न कर दें। कप्तान अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है कि ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष बाद लौट करके घर पहुंचता है, पता चलता है कि बानो को टीबी हो गया है, यानी क्षय रोग हो गया है। उसको घर वालों ने सैनिटोरियम अस्पताल भिजवा दिया है। वो बिना देर किए दूसरे ही दिन सैनिटोरियम अस्पताल पहुंच जाता है, और सैनिटोरियम अस्पताल पहुंच करके जैसे ही बानो से उसकी पहली मुलाकात होती है, बानो की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ती है, और उन 2 आंसुओं की धारा ने पूरे 2 वर्ष में जितनी यातनाएं दी गई थी ना, जितनी प्रताड़नाएं दी गई थी बानो को, वो सारी यातनाएं, सारी प्रताड़नाएं उन 2 आंसुओं की धारा ने बता दी। मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रेम का अतिशय रूपांतरण है, बहुत सुंदर चित्रण किया है। जैसे जैसे बानो की मौत नजदीक आने लगी, यानी ट्यूबर रोग, जो ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी रोग था, बढ़ने लगा, जब डॉक्टर को इस बात का अंदाजा लग गया कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, तो सैनिटोरियम खाली करने का नोटिस दे दिया। सैनिटोरियम खाली करने का नोटिस देने का सीधा सीधा मतलब था कि अब जो पेशेंट है उसकी बीमारी कंट्रोल के बाहर है, अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे नोटिस मिलने का मतलब था कि अब मौत नजदीक है। लेकिन कप्तान प्रेम और दृढ़ निश्चय की मूर्ति है। कप्तान आकर के बानो को यह नहीं बताता है कि नोटिस मिली है। कप्तान बानो को बताता है कि बानो चलो कहीं और चलते हैं, यहां पर मन नहीं लग रहा है। वह दिन रात अपनी पत्नी की सेवा बिना कोई परहेज किए एकदम सावधानी बरतते हुए लगा रहता था। जिस भी स्तर की सावधानी सफाई बरती जा सकती थी, सावधानी सफाई बरतते हुए बिना किसी परहेज के, बिना किसी समस्या, बिना किसी संकोच के अपनी पत्नी की सेवा में निरत रहता था। ये कप्तान का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन है। तीसरी हेडिंग मैंने बना रखा है, बानो द्वारा आत्महत्या का प्रयास। बानो को जब पता चल गया कि सैनिटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है और इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो अब नहीं बचेगी, तो वो क्या करती थी, अब वो इस बात में सोचने लगी कि कैसे हम इसकी ज़िंदगी बचा लें। किसकी? कप्तान जोशी की। क्योंकि उसके मन में 2-3 भावनाएं घूमने रही होंगी, ऐसा मेरा अपना विश्वास है कि या तो मेरी दवा कराते कराते कि ये घर परिवार से कंगाल हो जाएगा, अथवा मेरी वजह से इसको भी अगर टीबी हो गई। तो कुल मिला जुला करके बानो के मन में जो पश्चाताप और जो कष्ट घुसा कि अब मैं नहीं बच सकती, अब मेरी जीवन समाप्त हो चुकी है, इस बात को लेकर के बानो गहरे अवसाद में चली गई। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा, उसको उस डिप्रेशन यानी उस अवसाद से बाहर निकालने का प्रयास करता रहा। जब कप्तान को यह लगा कि नहीं, बानो को नींद आ गई और बानो सो गई, तो कप्तान भी सोने चला गया। और जब सुबह उठता है तो बानो अपने पलंग पे नहीं मिलती। कप्तान बहुत ढूंढता है, नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिलती है। बहुत खोजने खुजवाने के बाद भी जब उसकी लाश नहीं मिलती, जब उसका शव नहीं मिलता, तो यह मान लेता है कप्तान कि बानो अब इस दुनिया में नहीं रही, नदी में डूब करके मर गई, और वह मन महसूस करके घर चला आता है। अगली हेडिंग मैंने बना रखी है कि लाठी के रूप में बानो का मिलना।
ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी, बहुत ही ज़्यादा मार्मिक प्रसंग है इस कहानी का, क्योंकि जब पहली हेडिंग मैंने इसके पहले बनाई थी ना कि बानो द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना, जब यह मान लिया कप्तान ने कि वो नदी में डूब के मर गई, समझिए कि कहानी आधा से ज़्यादा यहाँ समाप्त हो जाती है, विराम ले लेती है। लेकिन एकाएक अब कप्तान जब घर पहुंचता है, उसको भी इस बात का विश्वास हो चुका है कि बानो इस दुनिया में नहीं रही, और परिवार वालों के बहुत ज़्यादा दबाव देने पे, भाई अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, अगर 16 साल अगर बानो की उम्र गई होगी तो बहुत होगा तो 18 साल इनकी गई होगी उम्र, 2 साल का समय बीता है, 20 साल की उम्र पहुंची है, कोई पुत्र कोई पुत्री नहीं है, तो घर वालों ने भी दबाव दे करके इसका दूसरा विवाह करा दिया। कप्तान ने दूसरा विवाह कर लिया। नई वाली जो स्त्री आई है घर में, उसका नाम है प्रभा, कहानीकार ने उसका नाम प्रभा लिया है। प्रभा से इसकी शादी हो गई। शादी के बाद इसके 2 बेटे और 1 बेटी भी उत्पन्न हुए, यानी अब कप्तान का परिवार भरा। कप्तान जोशी, उसकी पत्नी प्रभा, उसके 2 बेटे और 1 बेटी। बीतते बीतते समय बीतता गया 16 वर्ष का समय बीता। 16 वर्ष का समय बीता है। कप्तान भी प्रमोट होकर के अब कप्तान से मेजर हो चुका है। अब इसका नाम हो गया है मेजर जोशी। अपनी पत्नी प्रभा और अपने 3 बच्चों के साथ नैनीताल की वादियों में घूमने के लिए जाता है, और वहां पर वैष्णवियों के एक दल में बानो दिख जाती है। वैष्णव साधु, जो विष्णु की आराधना करने वाले साधु हैं, अर्थात सन्यासियों के दल में, अब वैष्णवी स्त्रीलिंग बना लिया है, यानी सन्यासिनियों के एक दल में लाटी मिल जाती है। चाय की दुकान पे लोग रुके हैं, वहां पे वो सन्यासियों का दल आता है और उसमें लाटी दिख जाती है। बानो पहले ही नजर में पहचान में आ जाती है। प्रेम इतना ज्यादा था कि मेजर देखते ही बानो को पहचान लेता है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभा के साथ जो जीवन निर्वाह का जो चल रहा था वातावरण, वह वातावरण दिग्भ्रमित ना हो, इसलिए वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है। दूसरे माध्यम से परिचय करते हुए सन्यासियों के दल की जो मुखिया है वो बताती है कि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से आयुर्वेद की दवाइयों के द्वारा इसका क्षय रोग ठीक हो गया, लेकिन इसकी स्मरण शक्ति और आवाज दोनों चली गई। यानी अब तो न वो कुछ बोल सकती है और न ही पिछला कुछ उसे याद है। कुछ समय बीतता है, वो भी वैष्णवियों के दल के साथ चली जाती है, और कप्तान भी अपना मन मसोचता हुआ, अपने हृदय में पश्चाताप करता हुआ और अपने आप को पहले से कहीं अधिक बूढ़ा, पहले से कहीं अधिक खोखला, पहले से कहीं अधिक दुखी अनुभव करते हुए चला आता है। कहानी समाप्त होती है। कहानी का जो मुख्य उद्देश्य निकल के आया, जो मैं समझ पाया, कि महिलाओं का ही महिलाओं के द्वारा शोषण किया जाना, घर परिवार का जो वातावरण होता है, इसका बड़ा सफल चित्रांकन, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, गंभीर से गंभीर स्थिति में भी पत्नी का साथ न छोड़ना, और अंत में सामाजिक लोक लाज की मर्यादा का भी निर्वहन करते हुए अपना परिचय न बता पाना, इस बात की मजबूरी, ये सारी चीजों का बड़ा ही सफल चित्रांकन शिवानी ने किया है, और वह अपने उद्देश्य में सफल हुई है। अगला प्रश्न आ सकता है, ये तो था कहानी का सारांश या कथा वस्तु। अगला प्रश्न क्या आ सकता है? अगला प्रश्न आ सकता है कि लाटी कहानी का उद्देश्य, लाटी कहानी का उद्देश्य क्या है? लाटी कहानी लिखी क्यों गई समाज में? हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछ जाए कि लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि लाटी कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी की क्या दुर्दशा होती है, उसको चित्रांकन करने का प्रयास है। जी हाँ, लाटी कहानी का सीधा सीधा उद्देश्य है कि पति के बिना जो पत्नी समाज में अकेले रहती है, समाज के लोग उसका किस तरीके से शोषण करते हैं। देखिए, नायिका को जो क्षय रोग है ना, यानी बानो को, ये कोई असाध्य रोग नहीं है। ये कहानी ने बता दिया कि गुरु महाराज जी की आयुर्वेद की दवाइयां ने उसको ठीक कर दिया, लेकिन यदि परिजनों का सहयोग और सहानुभूति मिले तो, क्योंकि वैष्णवियों के जिस दल में है ना, उस दल में आपसी सहयोग है, आपसी सहानुभूति है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, और उसके बाद गुरु महाराज जी की दवाइयां उन सब ने मिलकर के ठीक कर लिया। अब देखिए सेनेटोरियम में क्या हुआ, नेपाली भाभी की एकाएक मृत्यु हो गई। आप लोग जब कहानी किताबें पढ़ेंगे तो मिलेंगे, जिस नेपाली भाभी की एकाएक मृत्यु हो गई, इसने और ज्यादा अवसाद में डाल दिया था बानो को कि यार नेपाली भाभी की जब मृत्यु हो गई तब तो मेरी भी हो जाएगी। और बानो जो हड्डियों का केवल ढांचा रह गई थी, वह भी क्षय रोग से मुक्त होकर के वापस आ गई, केवल सहयोग और सहानुभूति के आधार पर।
यानी नेपाली भाभी जो बहुत ही हृष्ट पुष्ट हुआ करती थी, ये जो कि सूखी हड्डियों का ढांचा थी, वो मर गई, ये जीवित बच गई। इसका मतलब प्रेम और सहानुभूति से किसी को भी बचाया जा सकता है, किसी को भी जीता जा सकता है। अब एक हेडिंग और बना लेते हैं। संभावना बनती, इस तरह के भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि लाटी कहानी के वैशिष्ट्य की विवेचना करिए। वैशिष्ट्य यानी विशेषता, लाटी कहानी के वैशिष्ट्य की विवेचना करिए। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कहानी शिवानी द्वारा रचित लाटी मौलिक और संवेदनशील पृष्ठभूमि पर लिखी हुई अत्यंत ही मार्मिक कहानी है और जिसको आधुनिक कथा साहित्य के नवीन दिशा देने का कार्य किया है। यह एक घटना प्रधान कहानी है। इसकी समीक्षा हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। बिंदु हमारे साथ स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इसको पाँच करके नोट कर सकते हैं। पहला बिंदु हमने बना रखा है कथा वस्तु या कथानक, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी इसके पहले चर्चा की कि कहानी का जो नायक है कप्तान मेजर अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। विवाह के दूसरे ही दिन उसको युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ जाता है। इसके पश्चात 2 वर्ष का समय बीत जाता है उसको लौटने में, लेकिन इस 2 वर्ष के अंतराल में इसको अपनी ननदों का, अपनी सास की, अपने ससुर भतीजों से बहुत ज्यादा यातनाएं और प्रताड़नाएं झेलने को मिलती हैं। इन यातनाओं और प्रताड़नाओं के फलस्वरूप इसको क्षय रोग हो जाता है और क्षय रोग होकर के चारपाई पकड़ लेती है। जब इसको क्षय रोग यानी टीबी रोग हो जाता है तब अभी परिवार वालों की कोई सहानुभूति इसके साथ नहीं मिलती, परिवार वालों का कोई प्रेम इसको नहीं मिलता, बल्कि परिवार वाले इसको अलग करके सैनिटोरियम भिजवा देते हैं। जो टीबी केंद्र था सैनिटोरियम, वहां भिजवा देते हैं। वहां पर भी लाटी अकेली पड़ जाती है। मैं लाटी कह के गड़बड़ कर दे रहा हूं, लाटी नहीं लिखेंगे, बानो। वहां पर बानो, क्योंकि अभी तक इसका नाम बानो ही है, वहां पे बानो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। बाद में जब नेपाली भाभी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसको भी सैनिटोरियम खाली करने का नोटिस मिल जाता है, तो इसको समझ में आ जाता है कि अब मेरा जीवन नहीं बचेगा। यद्यपि कप्तान उसको बहुत समझाता है, बहुत उसका मन बहलाता है, लेकिन फिर भी भविष्य की स्थिति को आकलन करके वह रात को एक बार छुप करके जाकर नदी में कूद जाती है और इसके बाद से कहानी के पृष्ठभूमि यहां पे रुक जाती है। कालांतर में फिर जब इसको पता चल जाता है कप्तान को कि अब बानो इस दुनिया में नहीं रही, परिवार वालों के दबाव देने पे वो दूसरा विवाह कर लेता है। दूसरे विवाह से उसको 2 पुत्र 1 पुत्री उत्पन्न हो जाते हैं। 16 वर्ष का समय बीतने के बाद नैनीताल की वादियों में पुनः बानो से मुलाकात होती है, लेकिन वह बानो अब बानो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वैष्णवियों का दल, जो सन्यासियों का दल था, उसके अंदर सहानुभूति और प्रेम ने उसको वापस जीवित कर दिया था। यानी नदी में कूदी तो थी लेकिन मरी नहीं थी, वो सन्यासियों के दल के हाथ लग गई थी। उनके जो गुरु महाराज थे उन्होंने आयुर्वेद की दवाइयों से उसको ठीक कर दिया था। सन्यासियों के प्यार और सहानुभूति ने उसको रिकवर करा दिया था और अब वह सन्यासियों की दल की एक सदस्या थी। यद्यपि उसका नाम बदल के उन लोगों ने लाटी कर दिया था। हो सकता है कि नदी में कूदने के दौरान उसकी जीभ कट गई हो और दवा का उपचार जो हुआ है उसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। तो लाटी भी अब प्राचीन चीज़ों को पहचान पाने में अक्षम थी। इस वजह से सन्यासियों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेजर ने देखा, मेजर ने उसको पहचान तो लिया, लेकिन चूंकि अब जो लाटी थी, जो पहले की बानो है, वो मेजर को नहीं पहचान पाई, इसलिए बातें आगे नहीं बढ़ी और मेजर की भी अपनी सामाजिक जो मर्यादा, सामाजिक जो इज्जत और सामाजिक जो प्रतिष्ठा थी वो बची रह गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कहानी का घटनाक्रम इतने सुनियोजित और इतने रोचक तरीके से किया गया है कि इसमें आकर्षण और रोचकता और मार्मिकता ये शुरू से लेकर के अंत तक बनी हुई है। अगला हेडिंग बताएंगे पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए, शिवानी ने पात्र और उनका चरित्र चित्रण दोनों का बहुत सही चुनाव किया है। लाटी कहानी का जो प्रमुख पात्र है कप्तान जोशी, जो प्रमुख नायिका है बानो, कालांतर में लाटी, ये समाज के उत्तरोत्तर विकास में बहुत सहायक हैं। मैंने पहले भी बताया कप्तान का मुख्य कप्तान जोशी, जो बानो है, जो लाटी है, सास ससुर, चचिया सास, ननद, भतीजे, डॉक्टर, नेपाली भाभी, प्रभा, हेड वैष्णवी, गुरु महाराज, ये जितने लोगों के साथ सामंजस्य से बैठा के चले हैं ना, ये सभी के सभी पात्र मिल करके कहानी को बहुत ही मजबूत बना देते हैं। कप्तान जोशी व बानो का चरित्र एकदम सहृदय प्रेम का कितना बढ़िया उदाहरण हो सकता है, यह उदाहरण दिखाने का प्रयास किया है लेखिका शिवानी ने। सभी पात्रों के, चाहे वो मैंने बताया ना, चाहे वो वैष्णवी रही हो, चाहे वो लाटी रही हो, चाहे वो बानो हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे उसके गुरु महाराज हो, चाहे वो जो भी हो, सबका चरित्र चित्रण करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपनी पूरी बौद्धिकता, पूरी मौलिकता से उसका चरित्र चित्रण किया है। यही कारण है कि जितने भी पात्र हैं परिस्थितिवश जब जब वह कहानी में आते हैं तो पूर्णतया सजीव दिखाई देते हैं।
अगर बात करें हम कथोपकथन या संवाद की, कथोपकथन मतलब बातचीत जो कहानी के अंदर हुई उसकी बात, तो देखिए लाटी कहानी में कहानीकार शिवानी ने परिस्थिति के अनुकूल वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग किया है। चूंकि गढ़वाली क्षेत्र में यह कहानी लिखी गई है, कुमाऊनी क्षेत्र में, यानी उत्तराखंड के पहाड़ियों के मध्य यह कहानी लिखी गई है, तो जो पहाड़ की जो भाषा शैली है उसको प्रकट करने का काम हमारी लेखिका ने किया है। कहानी की जो भाषा है वो संक्षिप्त, व्यंग्यात्मक है, रोचक है और कहानी को जीवंत बनाने में सहायक है। जैसे एक लाइन में पढ़ता हूं कि ये हैं हमारे बोडियो, आधी कुमाऊं के छत्रपति, पर बहू तिथार को जा रही है तो उसकी बला से। अब देखिए बुर्जू, तिथार, ये सारे पहाड़ी शब्दों का प्रयोग करके कहानी को और ज्यादा सजीव बना दिया है शिवानी ने। यहां साली तबीयत बोर हो गई है, ये क्या है, ये एकदम व्यवहारिक बोलचाल की भाषा को ले आया। अब तबीयत के लिए साली शब्द का, यानी एक तरह से कहा जाए कि गैर संसदीय और सामाजिक शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन कैसा प्रयोग है, यह वह व्यवहारिक प्रयोग है जो सामान्यतः हम अपने घरों में किया करते हैं। कहती हैं ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या। ये क्या है, ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या। तो ये जो शब्दों का चुनाव है, जो वाक्यों का प्रयोग है, इसने भी कहानी की सजीवता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम बात करें भाषा शैली की, तो भाषा शैली की दृष्टि से लाटी की कहानी बहुत ही विशिष्ट बन पड़ी है। लेखिका वर्णन प्रधान कहानी लिखती है, अपनी सरल स्वभाव उक्ति वाले शब्दों का प्रयोग किया है। अंग्रेजी, फारसी, तद्भव, तत्सम, देशज, आंचलिक, हर शब्दों का जो जैसा बन पड़ा उसका बिल्कुल सटीक प्रयोग किया है। वर्णनात्मक और हास्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई यह कहानी देश काल के प्रभाव को बहुत ही ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाती है और अपने उद्देश्य में सफल होती है। देश काल और वातावरण का अगर हम चुनाव करें तो देखें कि लाटी कहानी जो देश काल और वातावरण की दृष्टि से यथार्थ और स्वाभाविक ढंग से परिप्रेक्ष्य को उजागर करती है। इस कहानी की पृष्ठभूमि का आधार ही है पहाड़ी क्षेत्र। सेनेटोरियम के वातावरण को कहानी के आरंभ में ही व्यक्त करके पहाड़ी परिवेश का पूरा ताना बाना, यानी पूरा का पूरा एरोमा बुन दिया गया है। नैनीताल, कुमायूं जैसे क्षेत्रों का जो आंचलिक वर्णन है वह देश काल और वातावरण को कहानी के पृष्ठभूमि में ले आकर के स्थापित कर देता है, उसको एकदम सजीव और जीवंत बना देता है। और मैं बात करूं कि शीर्षक, तो कहानी का शीर्षक लाटी एकदम उपयुक्त है। लाटी इसलिए उपयुक्त है क्योंकि बानों के जीवन की जो व्यथा थी उसमें प्रेम का अभाव था। अगर परिवार वालों का उसको प्रेम मिला होता तो शायद वो ठीक हो गई होती। अपने पति का प्रेम मिला भी, लेकिन इतने अल्प समय के लिए मिला, और वो भी तब मिला जब वो गहरे अवसाद में चली गई थी, तो वह प्रेम उसके चरित्र पर प्रभाव नहीं डाल पाया। लेकिन वहीं पे जब वैष्णवियों का दल मिला, जब उसको आत्मीयता मिली, जब उसको सहृदयता मिली, जब उसको सहानुभूति मिली, तो उसका जीवन पहले से ज्यादा खिल करके आया। यानी एक मरता हुआ व्यक्ति जी गया उन वैष्णवियों के सहानुभूति की वजह पे। यानी ये जो कहानी का जो शीर्षक है लाटी, ये चरित्र प्रधान है। इस लाटी कहानी के शीर्षक में 3 चीजें निहित हैं जो मेरे समझ में आई। व्यक्तिगत रविकांत त्रिपाठी अपनी बात बताऊं, 3 चीजें निहित हैं। पहली चीज निहित होकर के आई लाटी शीर्षक में कि लाटी नाम के इस शीर्षक ने कप्तान का चरित्र बचा लिया। नहीं तो समाज कप्तान को कितना कोसता किया। देखो, तुमने अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे से विवाह कर लिया, तुम समाज में उच्चतम स्थिति में जी रहे हो, प्रतिष्ठा के साथ जी रहे हो, तुम्हारी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इस आरोप से कप्तान को इस लाटी शीर्षक ने बचा लिया। दूसरी चीज, लाटी शीर्षक में आत्मीयता है, सहृदयता है, सद्भावना है, प्रेम है। और तीसरी चीज में कि लाटी जो कहानी का जो शीर्षक है वह कहानी के सबसे ज्यादा मार्मिक पक्ष को उकेरता है। यदि कहानी का शीर्षक तब भी बानो ही रख दिया गया होता तो जो मार्मिकता पढ़ने वाले के मन में आनी है, शायद वो मार्मिकता, वह कष्ट, वह सहानुभूति का उद्वेग अपने हृदय में नहीं उठ पाता। कुल मिला जुला के बताऊं, मौलिकता और कौतूहलता के चलते लाटी का शीर्षक कहानी के आरंभ से अंत तक जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने कहानी का शीर्षक दे दिया लाटी, और 75% क्या 90% कहानी बीत जाने के बाद पता चलता है कि लाटी कौन है, तो पाठकों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करने का भी माध्यम बना है। इन सारे कारणों से देखा जाए तो लाटी शीर्षक अत्यंत ही उपयुक्त है। तो मित्रों, ये रही कहानी लाटी, शिवानी के द्वारा लिखी हुई पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊं अंचलों के बीच की एक आंचलिक कहानी। मुझे लगता है आप सभी को पसंद आएगी।
चलिए फिर आप लोग इसके नोट्स वगैरह हैं उसको रेडी कर लीजिए। बाकी जो भी चीजें हैं मैं बैक टू बैक जल्दी जल्दी मैं वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने भी हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने भी अपने स्नेह और प्रेम से हमारे इस चैनल को महज 11 महीनों के अंतराल में 15,500 के ऊपर पहुंचाया है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं रविकांत त्रिपाठी सभी का स्वागत करते हुए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय